नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसमें हमने सभी ने बात की। इसकी जो थीम थी बिना बोझ के शिक्षा, अर्थात जो शिक्षा है वो बोझहीन होनी चाहिए, अर्थात पुस्तकीय जो बोझ है वो बालकों के कंधों से कम किया जाए। रटंत प्रणाली तत्कालीन शिक्षा में चल रही थी, उसका विरोध किया गया और शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने की बात की गई। पिछले वीडियो में हमने बात की कि प्रोफेसर यशपाल जी की जो सिफारिशें थी, इनको अमल में लाते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ने, शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने, रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त कराने, क्षेत्रवाद, जातिवाद, लिंग भेद आदि से शिक्षा को मुक्त कराने की बात कही गई थी। आज के वीडियो में मित्रों हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों की, जो कि एनसीएफ 2005 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 में जो भी मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं उन सभी की। मित्रों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एनसीएफ 2005 का ये हमारा भाग 2 है। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्गदर्शी सिद्धांतों की। तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बताए गए हैं। सबसे पहला जो मार्गदर्शी सिद्धांत है वह है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा मार्गदर्शी सिद्धांत है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। चौथा मार्गदर्शी सिद्धांत है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। और अंतिम और 5वां मार्गदर्शी सिद्धांत है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्गदर्शी सिद्धांत की हम बात करते हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। देखिए, 2005 से पहले अगर हम बात करते हैं तो 2005 से पहले जो भी शिक्षा का स्वरूप माना जाता था वो विद्यालयों के अंदर ही माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो शिक्षा है, जो विद्या है, जो ज्ञान है वो विद्यालय के अंदर ही संभव है, विद्यालय के अंदर से ही प्राप्त किया जा सकता है, विद्यालय के द्वारा शिक्षकों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले एनसीएफ 2005 में ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए ऐसा बताया गया, अर्थात ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान को समाज से जोड़ा जाए, ज्ञान को सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाए, जिससे बालक अंतःक्रिया के माध्यम से, स्वयं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से, सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सीख सके और एक बहुत ही अच्छा और सामाजिक नागरिक बन सके। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। ज्ञान को स्कूल की बाहरी जो दुनिया है, जो भी बालक जिसमें एक्टिव हो सकता है, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, तो स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ा जाए, ऐसा पहले मार्गदर्शी सिद्धांत में बताया गया। इसके बाद जो दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए। देखिए, पढ़ाई में रटंत जो विद्या है, रटंत प्रणाली है, इसका प्रचलन बहुत ही बुरे तरीके से भारतीय शिक्षा में देखने को मिलता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम 2005 तक की बात करें या आज की भी बात करें तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आज भी रटंत प्रणाली को ज्ञान के एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। जबकि ज्ञान और रटंत प्रणाली का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। किसी भी पाठ्य वस्तु को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी परिभाषा को रटना उसे सीखना नहीं है। रटना और सीखने में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक बालक किसी भी सीखे गए व्यवहार को, सीखी गई परिस्थितियों को, अधिगम को अपने व्यवहार में लाना नहीं सीखता, तब तक उसे ज्ञान नहीं कहते। जो भी वस्तु रटी जाती है, जो भी पाठ्य वस्तु को रटा जाता है, वो केवल
बालक की रटंत प्रणाली तक ही सीमित रहती है, उसे व्यवहार में लाने की विद्या बालक नहीं सीख पाता। तो शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, ऐसा प्रोफेसर यशपाल जी की सिफारिश के अनुसार NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत में से शामिल किया गया कि पढ़ाई में रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। बालक स्वतः अपने ज्ञान के आधार पर, अपने संज्ञान के आधार पर, अपनी एक्टिविटीज़ के आधार पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सीख सके, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को सीख सके, उसे रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। इसके पश्चात पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। जो भी पाठ्य वस्तु हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बालक को पढ़ा रहे हैं, वो केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही न रह जाए। बालक ऐसा ना हो कहीं कि बालक लकीर का फ़कीर बन जाए, केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही बालक का ज्ञान सीमित रह जाए। तो जो भी ज्ञान है, जो भी पाठ्यचर्या है, जो भी सिलेबस है, जो भी ज्ञान की परिसीमा है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। केवल बालक ये ना सोचे कि उसे सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है जितना कि पाठ्य पुस्तकों में वर्णित किया गया है, पाठ्य पुस्तकों में दिया गया है। तो जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, जिससे कहीं बालक लकीर का फ़कीर ना बन जाए। तो बालकों को लकीर का फ़कीर होने से बचाने के लिए, एक निश्चित कुएं का मेढक होने से बचाने के लिए प्रोफेसर यशपाल जी की NCF 2005 में ये कहा गया कि पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। पाठ्य पुस्तकों के बाहर भी बालक ज्ञान का सृजन करे, ज्ञान का निर्माण करे, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के शोध के माध्यम से, असाइनमेंट्स के माध्यम से बालक विभिन्न प्रकार की ज्ञान को, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को सीखने का प्रयास करें। इसके पश्चात जो अगला मार्गदर्शी सिद्धांत है वो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो भी क्लासरूम्स हैं उनमें बालक को एक्टिविटीज़ कराई जाए, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं कराई जाए। ऐसा ना हो कि जब बालक कक्षा कक्ष में जाए तो शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स उसे लिखा दिए जाएं और ये बोल दिया जाए कि इसे रटिए। ये सब ना होकर कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाएं, विभिन्न प्रकार के सेमिनार्स कराए जाएं, विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट्स, विभिन्न प्रकार के TLMs के माध्यम से बालक को कक्षा कक्ष में गतिविधियों में लगाए रखा जाए, जिससे बालक की जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो सृजनात्मकता है वो बढ़ाई जा सके और उसकी जिज्ञासा को भी पोषण प्रदान हो सके, उसकी जिज्ञासा में भी वृद्धि हो सके, जिससे वो और अधिक सीखने के प्रति जिज्ञासु हो। इसके पश्चात जो अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। देखिए, कोई भी राष्ट्र ऐसे नागरिकों का निर्माण करना चाहता है जो राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो, जो राष्ट्र के उत्तम भविष्य के निर्माण में सहायक हो। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। NCF 2005 के अनुसार हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार कर सके, जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हो, जो राष्ट्र की नैतिकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति लगातार संवेदी हो, राष्ट्र को नित नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो प्रतिपल कार्य करने वाला हो। तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, ऐसा NCF 2005 में ऐसा शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करता है। हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करेंगे जो क्षेत्रवाद, वंशवाद, ग्रामवाद, जातिवाद, लिंग भेद आदि को मुक्त करते हुए, राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की प्रगति के लिए जो आस्थावान हों, ऐसे विद्यार्थी को हम तैयार करेंगे। ऐसा हम NCF 2005 के 5वें मार्गदर्शी सिद्धांत में बताया गया है। इसके पश्चात हम बात करते हैं शिक्षा के लक्ष्य की। तो शिक्षा का लक्ष्य NCF 2005 में ये बताया गया है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। NCF 2005 में जो शिक्षा का सबसे पहला लक्ष्य बताया गया कि किसी बच्चे के स्कूली जीवन को, उसकी जो स्कूल लाइफ है, उसको घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है, अर्थात कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है उसके स्कूली जीवन में, उसके घरेलू जीवन में, और जहां वो आसपास आस पड़ोस जहां भी वो रहता है उन सभी के जीवन से सामंजस्य स्थापित करना है, उन सभी से उसे जुड़ाव करना है, उसे जोड़ देना है, जिससे वो
जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो स्कूल के बाहर भी चलती रहे। लोग अपने पड़ोस से, पास पड़ोस से, अपने घर की वस्तुओं से और विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटकों से बालक कुछ सीख सके। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने वाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। देखिए, हम केवल बालक को केवल वही पद्धति, केवल स्कूली पद्धति पर ना चलाते हुए उसके जो पर्सनल अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, उसके जो कक्षा के बाहर के अनुभव हैं, उनके बारे में कक्षा में उसे बात करने का मौका देना चाहिए। उसकी बात को सुना जाना चाहिए। जब हम छात्र की बात को सुनेंगे तो उसे लगेगा कि हमारी भी बात का महत्व है, हमारी भी बात को महत्व मिल रहा है। तो इससे क्या है, उसकी जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ेगी और उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा और वो बहुत कुछ सामाजिक चीज़ों के बारे में बहुत कुछ अच्छा बता सकता है, जिससे बच्चे को ये लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो दे रहा है। दूसरा, शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। यानी शिक्षा खुद को खोजने, खुद की सच्चाई को जानने में एक निरंतर प्रक्रिया बने। एनसीएफ 2005 में जो दूसरा शिक्षा का लक्ष्य है वो है आत्मज्ञान, यानी सेल्फ नॉलेज। बालक को स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त होना, स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त होना। यानी शिक्षा खुद को खोजने, खुद की सच्चाई को जानने में एक निरंतर प्रक्रिया बने। शिक्षा के द्वारा बालक स्वयं को जान सके, स्वयं की अच्छाइयों को जान सके, स्वयं की बुराइयों को जान सके और स्वयं के बारे में जान सके कि वो है क्या। वो स्वयं के अनुभवों से सीख सके, स्वयं विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ नया कर सके। इसके लिए बच्चों को विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देकर, बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुभवों के अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात एनसीएफ 2005 में कही गई है। बालकों को आप विभिन्न प्रकार के कार्य करने का अवसर दीजिए। आप जब अवसर देंगे तो बालक के अंदर जो भी क्रिएटिविटी उसके अंदर छिपी हुई है वो निकलकर बाहर आएगी, उसे पोषण मिलेगा, उसकी सृजनात्मकता बढ़ेगी और वो नित नया कुछ करने की कोशिश करेगा, जिसके द्वारा उसके उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा एनसीएफ 2005 में बताया गया है।